हेलो दोस्तों, सीएससी गेट प्रफुल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से आप लोग के लिए सेट 40 लेकर आया हूँ। दोस्त, आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल रहा है द बेसिक कंप्यूटर हैज़ 3 इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट। ईच फॉर्मेट हैज़ 2 बाइट्स। इफ़ एड्रेसिंग मोड हैज़ 1 बिट ऑपरेंड्स हैज़ 1 बाइट, देन व्हाट इज़ द साइज ऑफ कोड इन ए बीट। दोस्त, यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप कोड क्या होने वाला है। ठीक है, आप कोड की बीट बतानी है। तो आपको यहाँ पर 3 इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो 3 इंस्ट्रक्शन में क्या आपको होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि एक आपका एड्रेसिंग मोड होता है, ठीक है, और दूसरा आपका ऑप कोड होता है, और आपका ऑपरेंड होता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या क्या, तो आपका इंस्ट्रक्शन साइज है, पूरा का पूरा क्या है, इंस्ट्रक्शन साइज है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन साइज आपका दिया हुआ है 2 बाइट्स, डेट इज 16 बिट। ठीक है, आपका एड्रेसिंग मोड दिया हुआ है 1 बिट। ऑप कोड आपका निकालना है, फाइंड आउट करना। ऑपरेंड आपका दिया हुआ है 1 बाइट, डेट इज 8 बिट। तो आपको पूरा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 16, और यहाँ पर एड्रेसिंग मोड दिया हुआ है और ऑपरेंड दिया हुआ है। तो 1 + 8 = 9, और 16 - 9 = 7। तो 7 जो आपका निकल कर आता है वो आपका ऑप कोड हो जाता है। तो 7 बिट इज ऑपरेशन कोड, डेट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपके क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता है द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स विथ which we can guarantee that no two adjacent node will have the same color if we want to color the node of any cycle R। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कोई दो एडजेसेंट आपका सेम कलर का नहीं होनी चाहिए, तो मिनिमम कलर कितने की रिक्वायर्ड होती है। तो आपको मैं बता दूँ दोस्त कि यदि आपके पास n मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज इवन, यदि आपका नंबर ऑफ वर्टाइसेस इवन है तो आपका मिनिमम कलर रिक्वायर्ड 2, मतलब कि 2 कलर की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, यदि आपका नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज ओड, यदि आपका ओड है तो मिनिमम कलर की रिक्वायर्ड 3 होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पॉसिबल जो कलर हो जाएगी, पॉसिबल कलर 3 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है द वर्चुअल मेमोरी सिस्टम यूजेज द डिमांड पेजिंग फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पेज फॉल्ट इज 0.25। द नॉर्मल मेमोरी एक्सेस टाइम इज 200 नैनोसेकेंड इफ इट टेक्स 2 milliseconds टू सर्विस ए पेज फॉल्ट, देन व्हाट इज इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। आपको निकालना क्या है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, डेट इज EMAT। ठीक है, तो EMAT मतलब कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपका इसका सिंपल सा फार्मूला होता है 1 - P इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस P इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। ठीक है, जिसको हम लोग PFST से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जहाँ P क्या है, P आपका पेज फॉल्ट है, P आपका पेज फॉल्ट है, और आपका दिया हुआ है पेज फॉल्ट P = 0.25। मेमोरी एक्सेस टाइम भी आपका दिया हुआ है 200 मिलीसेकेंड। तो मेमोरी एक्सेस टाइम 200 नैनोसेकेंड। ठीक है, 200 नैनोसेकेंड दिया हुआ है, और आपका पेज सर्विस टाइम भी आपका दिया हुआ है 2 मिलीसेकेंड। तो 2 मिलीसेकेंड मतलब कि 2 × 10⁶ नैनोसेकेंड। ठीक है, तो जब इसे आप फाइंड आउट करिएगा तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू को पुट करिएगा तो आपका आंसर निकल कर चला आएगा। वो यहाँ पर ऑप्शन आपका मैं यहाँ पर बता दूँ, वो आंसर आएगा आपका 500150, डेट इज ऑप्शन सी। तो आपका 3rd का ऑप्शन सी करेक्ट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है हाउ मेनी टेम्पोररी वेरिएबल आर नीडेड टू राइट द
3 एड्रेस कोड फॉर द एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो यहाँ पर आपका टेम्प्रोरी वेरिएबल कितने आप यहाँ पर टेक कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, रिक्वायर्ड पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि एक तो आपका टेम्प्रोरी वेरिएबल, इसके लिए मतलब T1 इक्वल टू यदि मैं लिखूँ तो B इंटू सी। ठीक है, तो और फिर अगेन T2 लीजिएगा तो T1 प्लस ए, फिर आप T3 लीजिएगा तो T2 प्लस डी। तो कितने टेम्प्रोरी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? T1, T2 एंड T3। तो मतलब सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलते हैं व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी। तो आपका ये सी का एक कोड छोटा सा दिया हुआ है, इसमें बताना है कि क्या प्रिंट करेगा। तो दोस्त देखिए यहाँ पर इंटीजर ए का वैल्यू क्या है 042, और जहाँ पे 0 को आप प्रिंट किया जाता है तो वो जो वैल्यू ए में असाइन होगी एज ए इंटीजर, तो ये ऑक्टल नंबर होगी। क्या होगी? ऑक्टल नंबर होगी। और ऑक्टल नंबर तो यहाँ पर आपका 42 हो जाएगा। तो 42 जो ये नंबर है वो असाइन हो रहा है ए में, तो ये का वैल्यू ये ऑक्टल में हो जाएगा। और हम जब इसे प्रिंट करेंगे इंटीजर वैल्यू में तो इसे हम कन्वर्जन करके भेजेंगे, प्रिंट आउट करेंगे। ठीक है ना, मतलब कि जो आपका सिस्टम है प्रिंट करता है कन्वर्ट करके, वो भी डेसिमल वैल्यू में। जब इसे आप डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करिएगा तो आपका आंसर आएगा 34। ठीक है, क्या आ जाए 34। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि आपका ऑप्शन ए को टिक आउट करेंगे और चले आएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन। ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप उसके बाद कॉमिट कर दिया है, फिर रोल बैक किया है। तो व्हाट इज दस रोल बैक डू। तो यहाँ पर रोल बैक क्या करेगा? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कॉमिट करने के बाद रोल बैक किसी भी तरह का एक्शन नहीं करता है। रोल बैक का मतलब अंडू, मतलब कि जो हमने किया है उसे फिर से अगेन कर दिया या सुधार सकते हैं। ठीक है ना, तो कमेंट करने के बाद जब भी आप कमेंट कर देते हैं तो किसी भी तरह का सुधार नहीं कर सकता अपने ट्रांजेक्शन में, तो कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं होने वाला है। तो रोल बैक यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलते हैं वन एडवांटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर कपलिंग इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज डैट। तो ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नो सिग्नल पावर इज लॉस्ट इन द कलेक्टर और बेस रजिस्टर, सो हाई पावर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर हाई इफिशियंसी एंड हाई पावर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होता है। इसके बारे में एक और बता दूं कि डीसी आइसोलेशन होता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट में क्या होती है, डीसी जो होती है डीसी वोल्ट, वो आइसोलेशन होता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी करेक्ट होता है, बाकी सारा डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटेंस सर्किट इज डिफाइंड एज ए टाइम ड्यूरिंग विच वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपका एक टाइमिंग का वैल्यू आ जाती है और दूसरा आपका टॉर्क का। ठीक है, तो एक सिंपल सा इसका फार्मूला होता है, क्या होता है तो उसके बारे में आपको बता दूँ। ठीक है, वी सी इक्वल टू वी एस इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टॉर्क। ठीक है, तो आप यहाँ पे एट टी इक्वल टू लेट कर लेते हैं टॉर्क 1 टॉर्क। ठीक है, टी इक्वल टू 1 टॉर्क और टी का वैल्यू यहाँ पर 1 टॉर्क पुट करते हैं तो क्या होता है, टॉर्क से टॉर्क कैंसिल हो जाता है और आपका वैल्यू आ जाता है वी सी इक्वल टू वी एस इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1 आ जाए। ठीक है, और जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 63.2%। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की यूज करके यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्लस में जब आपकी वैल्यू आती है तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि राइजेस टू 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। तो वी एस यहाँ पर आपका फाइनल वैल्यू है। ठीक है, वी एस क्या है आपका फाइनल वैल्यू है। ठीक है ना, जिसको हम लोग फाइनल वोल्टेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 8 का आंसर सी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि नंबर ऑफ लीफ नोड इज रोटेट
ट्री ऑफ n नोड्स वेयर ईच नोड इज हैविंग 0 और 3 चिल्ड्रेन। मतलब कि कोई एक ट्री है, उसमें से आपका हर एक रूट का 3 नोड या 3 चाइल्ड और 0 चाइल्ड है। ठीक है, तो हम एक फिगर बना लूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, तो इसका 3 चाइल्ड हो गया। ठीक है, फिर इसका मैं ले लूँ तो इसका भी आपका 3 चाइल्ड इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने नोड्स हो गए? ठीक है, तो यहाँ पर आपका नोड्स मतलब n की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और लीफ की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ लीव्स की बात करें तो टोटल 3 और 2 तो मतलब 5। अब देखिए 7 और 5 की वैल्यू, यदि 7 हम नंबर n की वैल्यू हम पुट करते हैं किसी भी ऑप्शन में, तो आपकी लीफ की वैल्यू आ जानी चाहिए 5। ठीक है, तो आप जब पुट करिएगा n की वैल्यू ये टोटल ऑप्शन में, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी में जैसे ही आप पुट करते हैं तो यहाँ पर लीफ की जो संख्या है, ठीक है, नंबर है 5, तो इसका आंसर आपका 5 आ जाता है कैलकुलेट करने के बाद। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आप करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। ये बोल रहा है कि एन 8 बिट ट्रिपल काउंटर एंड एन 8 bit synchronous counter are made using flip-flop having a propagation delay of 10 nanosecond each. If the worst case delay in the ripple counter and the synchronous counter be R and S respectively, then तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि R और S की वैल्यू। ठीक है, तो हमें किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, n की वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, n की वैल्यू यहाँ पे 8 बिट है। ठीक है ना, 8 बिट और TD आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, तो TD प्रोपोगेशन डिले TD भी आपको दिया हुआ है कितना? 10 नैनोसेकेंड। ठीक है, और रिपल काउंटर, ठीक है ना, 8 बिट रिपल काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर दिया हुआ जो कि n की वैल्यू 8 है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, फॉर रिपल काउंटर द रोस्ट केस। ठीक है, तो रोस्ट केस में रिपल काउंटर के लिए जो डिले होगा, ठीक है ना, तो वो होता है आपका n इंटू TD। ठीक है ना, तो n क्या है आपका नंबर ऑफ बिट्स और रिपल काउंटर, और TD क्या है आपका प्रोपोगेशन डिले। तो n की वैल्यू यहाँ से 8 और TD का वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इक्वल टू 80। तो यहाँ पर R का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? 80 आ गया। ठीक है ना, दैट इज R रिपल काउंटर डिनोटेड बाई R। ठीक है ना, डिनोटेड बाई R। तो R इक्वल टू 80। R इक्वल टू 80 आप यहाँ से भी ऑप्शन देख कर एलिमिनेट करके, ठीक है ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप टिक आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एस की भी वैल्यू निकालना है, डैट इज सिंक्रोनस काउंटर के। तो सिंक्रोनस काउंटर का जो होता है, जो फर्स्ट आपको प्रोपोगेशन डिले होता है, वही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट प्रोपोगेशन डिले कितनी है? 10 नैनोसेकेंड। इसलिए एस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 10 नैनोसेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर एस की वैल्यू 10 नैनोसेकेंड हो जाएगी। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है दोस्त, यदि यहाँ पर किसी भी तरह का आपको परेशानी हुआ होगा इस पूरे वीडियो में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या तो किसी भी तरह का क्वेश्चन में गड़बड़ी है या तो गलत लगता है, तो उसे आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि पहली बार आए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।